हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जीके जीएस स्टडी चैनल विद अंकिता। और आज हम देख रहे हैं फ्रेंड बीपीएससी स्टेट पेपर 1 एंड 2 के लिए जीके जीएस। और ये बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए भी सेशन है। तो आप बीपीएससी में जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम देखते हैं। हमने 110 प्रश्न को कंप्लीट किया था। अब हम देखेंगे 111 नंबर प्रश्न को। चलिए देखिए। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे मुसलमान, कुषाण, सिंथीसियन और मुगल। तो फ्रेंड मुसलमान थे, क्योंकि इन लोगों ने हमला किया था, जिस कारण विनाश का कारण माना जाता है। ठीक है, आक्रमण किया था इन्होंने और आक्रमण के द्वारा ही नष्ट किया गया था। आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, चाहमान और परमार। तो खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे फ्रेंड चंदेल राजा। ठीक है, और चंदेल राजा कहाँ के थे? तो खजुराहो। और खजुराहो कहाँ पड़ता है? तो फ्रेंड ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं का समय था 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए थे। और यहाँ के मंदिर में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट, विक्रमशिला शिक्षा के केंद्र के संस्थापक का नाम है देवपाल, धर्मपाल, नयनपाल या फिर नरेंद्रपाल। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, धर्मपाल। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य नहीं हुआ है? कदम्ब, चेर, चोल, पांड्या। तो कदम्ब का। ठीक है, राजवंशों में किसका उल्लेख संगम के साहित्य में नहीं है? तो कदम्ब का। बाकी चोल, चेर, पांड्या तो थे ही। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन है, संगम युद्ध में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो मसाले के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र या कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र या आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तो संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था फ्रेंड? कपास के व्यापार के लिए। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? अश्वघोष, विशाख दत्त, कालिदास या भास। तो विशाख दत्त हैं फ्रेंड। और विशाख दत्त ने इसमें मौर्य ग्रंथ, मौर्य के इतिहास मतलब इस ग्रंथ में मौर्य के इतिहास, मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डाला। और इसमें गुप्त के मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। और धुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर भी टीका लिखी है। ठीक है, तो जैसे मुद्रा राक्षस का की पुस्तक का नाम क्या है? सॉरी, तो देखिए एक बार फिर से देखिए। तो मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाख दत्त है। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस किसने लिखा? विशाख दत्त ने। लेकिन मुद्रा राक्षस पर टीका किसने लिखी है? तो धुंडी राज ने। अब आगे देखते हैं 117 नंबर प्रश्न। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं कल्हड़, बिलहड़, जयानक या फिर चंद्रबरदाई। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रबरदाई। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे देखेंगे। स्वप्नवासो दत्ता के लेखक हैं कालिदास, भास, भवभूति, राजशेखर। तो स्वप्नवासो दत्ता के लेखक भास हैं। और महाकवि भास के नाम से फ्रेंड 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें 1909 में श्री टी गणपत शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया है। इनके नाटकों के नाम हैं प्रतिज्ञा, योगंध नारायण,
स्वप्नवासो दत्ता, उर्भंग, दूत वाक्य, पंचरात्र, बाल चरित्र, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अभिमारक और चारुदत्त। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? बाणभट्ट ने, चंद्रवरदायी ने, हरिसेन ने, कालिदास ने। तो कुमार संभवम महाकाव्य के रचनाकार फ्रेंड कालिदास हैं। और कुमार संभवम में कितने सर्ग हैं? तो 17 सर्ग हैं और इसमें कार्तिकेय के जन्म की कथा वर्णित की गई है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। किरातार्जुनीयम पुस्तक किसने लिखा है? भट्टी, शूद्रक, कालिदास, भारवी। तो किरातार्जुनीयम पुस्तक के लेखक महाकवि भारवी हैं। उस सूत्र का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन था। तो संगम साहित्य, मिलिंद पन्हो, जातक कहानियाँ या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मिलिंद पन्हो। और ये इम्पोर्टेंट पुस्तक है हर्षचरिता। हर्षचरिता नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आर्यभट्ट, बाणभट्ट, विष्णुगुप्त और परिमल गुप्त ने। तो बाणभट्ट ने लिखी है हर्षचरिता और इसमें वर्धन वंश के इतिहास का वर्णन है और यह एक आख्यायिका है जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालया, करिकाल, आदित्य प्रथम या राजराजा प्रथम या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चोल वंश का राजा था फ्रेंड, कौन था? विजयालया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ग्राम पंचायत, विलेज असेंबली, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध, श्रीलंका के साथ व्यापार, तमिल संस्कृत की उन्नति या उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चालुक्य, चोल, सोलंकी, परमार। तो फ्रेंड चोल मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? शिखर, गोपुरम, देवालय या मंडप या उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार फ्रेंड गोपुरम कहलाते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब हम आते हैं फ्रेंड मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर। ठीक है, तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया या फिर बलबन। तो फ्रेंड कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक था जिसका टाइम पीरियड है 1206 से 10 ईस्वी। और ऐबक नाम तुर्क जनजाति का था। बचपन में निशापुर के काजी फरुखदीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। ऐबक बचपन से ही अत्यंत सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था जिसके कारण वह कुरान ख्वां कुरान का पाठ करने वाले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में वह निशापुर के से गजनी लाया गया
जहां उसे गोरी ने खरीद लिया। अपनी प्रतिभा और लगन ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गोरी ने उसे अमीर एक हूर के पद पर प्रोन्नत कर दिया और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली का पहला तुर्क शासक कौन था तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वह लाहौर से शासन करता था, उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। गोरी को मृत्यु के बाद लाहौर नागरिक द्वारा आमंत्रित करने पर वहां पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में ले लिया। यद्यपि उसने अपना राज्याभिषेक गोरी के मृत्यु के 3 माह पश्चात जून में 1206 में कराया। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ये प्रश्न बनता है, ऐसा कौन सा मुस्लिम शासक था, तुर्की शासक था, जिन्होंने कभी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और केवल मालिक और सिपा सलार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनऊ थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी क्योंकि यह लाहौर से शासन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद, मंदिर, संत की झोपड़ी या फिर मीनार? तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जिसे किसने बनवाया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का दूसरा नाम, या लोग उसे सम्मान से लाख बख्श कहते थे। ठीक है, लाख बख्श और लाखों को देने वाला जिसका अर्थ होता है के नाम से उसे पुकारते थे। फरिश्ते ने लिखा कि यदि किसी व्यक्ति की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान ख्वां भी थी। ठीक है, ऐबक को एक तो लाख बख्श की उपाधि थी, जिनको प्यार से लोग लाख बख्श कहते थे, और क्या कहते थे? कुरान एक ख्वां। ठीक है, और साहित्य से इन्हें अनुराग था। आपस स्थापत्य कला में भी रुचि थी। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ में समर्पित किए थे। किसने? तात्कालिक विद्वान हसन निजामी फ़क्र ए मुदब्बिर को उनका संरक्षण प्राप्त था और उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निजामी ने ताज उल माशिर की रचना की। ऐबक दिल्ली में कुबत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा कराया। ठीक है, आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, उलुग खान, रजिया सुल्तान, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। शुरुआत किसने की थी? ऐबक ने। नेक्स्ट देखिए, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अन्न प्रदान किया था? तो ताजुद्दीन यलोद, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन कुबाचा। तो फ्रेंड ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट देखिए, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, अलीम दान खिलजी। ठीक है, तो फ्रेंड बख्तियार खिलजी बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ था तारीख ए हिंद से, तबकात-ई नासरी से, ताज उल मासिर से, तारीख ई मुबारक शाही
या उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है फ्रेंड तबकात ई नासरी से। नेक्स्ट देखिए, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो नालंदा बिहार का विध्वंस बख्तियार खिलजी ने किया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। एवाज, नासिरुद्दीन महमूद, अलीम दीन या फिर मालिक जानी। तो फ्रेंड मालिक जानी को अपना सूबेदार नियुक्त किया था इल्तुतमिश ने। तो 1225 में अपना बिहार शरीफ एवं राढ़गढ़ पर अधिकार राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिशामुद्दीन एवाज को पराजित किया था। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के सम्मान प्रतिपादित किया था। ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर अलाउद्दीन। तो फ्रेंड किसने किया था? इल्तुतमिश ने नहीं, बलबन ने। ठीक है, फिर से देखिए इस प्रश्न को। वह मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन। तो फ्रेंड बलबन ने, और बलबन को ही लौह पुरुष की संज्ञा दी गई थी। क्या कहा गया था इसे? लौह, हाँ, रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी इन्होंने। तो चलिए ये प्रश्न भी आ गया, देख लेते हैं। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो सॉरी फ्रेंड, तो किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? बलबन ने। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बरनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? जफर खां की, नुसरत खां, अल्प खां या फिर उल्गू खां। तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां की। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम बताना है। महाराणा प्रताप था, रणजीत सिंह, राजा मान सिंह या फिर राणा रतन सिंह। तो रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम था फ्रेंड राणा रतन सिंह। और पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 में मलिक मोहम्मद जैशी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी शैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की क्षमता सुलेमान पद्मिनी तुलना शैबा से की है। संभवतया इसी को आधार मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने
पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। अगला प्रश्न देखेंगे फ्रेंड। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव, प्रताप रुद्रदेव, मलिक काफूर या फिर राणा रतन सिंह। तो फ्रेंड कौन था? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, रामचंद्र देव। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिरोज तुगलक ने? तो फ्रेंड अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और अलाई दरवाज़ा का निर्माण कहाँ पे करवाया गया था? तो ये कुतुब मीनार के निकट करवाया गया था और इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ था। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी दीवारें, चारों दीवारों पर एक मेहराबदार प्रवेश है। तो मेहराबदार का मतलब इस तरह का जो द्वार होता है, ठीक है। आगे देखेंगे। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर सिकंदर लोदी। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था? तो यह एक दानशाला था, एक खैराती अस्पताल था, एक पुस्तकालय था या तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह था? तो फ्रेंड यह एक खैराती अस्पताल था, दारुल सफ़ा, और जिस पे राज्य के खर्च हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की और उसमें कुशल हकीम रखे थे और ये पहले मतलब हज की व्यवस्था पर खर्चा करने वाला पहला भारतीय शासक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक या फिर शेर शाह सूरी? तो फ्रेंड फिरोज तुगलक ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन के, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक? तो फ्रेंड फिरोज तुगलक के दरबार में, ठीक है, सबसे अधिक गुलाम थे, ठीक है। आगे देखेंगे। और इनके दासों की संख्या कितनी थी? तो 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग जिसे दीवान ए बंदगान का गठन किया गया था। उन दासों की शिक्षा को पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टके के बीच वेतन मिलता था तथा कभी कभी जागीरें मिलती थी। फिरोज का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी या फिर शेर शाह सूरी? तो फलों की गुणवत्ता, ठीक है, फलों की गुणवत्ता के सुधारने के उपाय फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था?
तो देवराय फर्स्ट, कृष्ण देवराय फर्स्ट, देवराय द्वितीय या फिर कृष्ण देवराय द्वितीय। तो देवराय टू के समय में, ठीक है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत के शासन काल में आया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो लोदी वंश का, शैयद वंश का, या फिर तुगलक और खिलजी। तो फ्रेंड शैयद वंश का। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी या सिकंदर लोदी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय, हरिहर बुक्का या वीर नरसिंह राय। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1326 ईस्वी में हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा किया गया था और इस राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखिए, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। तो हरिहर फर्स्ट, हरिहर द्वितीय, बुक्का फर्स्ट या फिर देवराय टू ने। तो विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान है फ्रेंड हरिहर टू। इन्होंने बहमनियों से गोवा को छीना था। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। तो देख लेते हैं हम व्याख्या भी। 1337 में बुक्का की मृत्यु के बाद पुत्र हरिहर द्वितीय ने 1377 से 1407 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा और उसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। उसे कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से उसका संघर्ष हुआ और 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया, किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी जो सफलता रही वो पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव व गोवा को छीनना था। यह शिव विरूपाक्ष का उपासक था। ठीक है, आगे देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन को। तो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल खान या फिर गजपति। तो फ्रेंड विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कुतुबशाही वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुली कुतुब शाह ने ही की थी। जबकि कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल गुटुर के दुर्ग पर आक्रमण किया और वारंगल, कोंडविदु आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें कुतुब शाह सेना पराजित हुई। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? शेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी, मुद्रा प्रणाली। तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी भू राजस्व।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? बीजापुर में, गोलकुंडा, हम्पी या फिर बड़ौदा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो फ्रेंड, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हम्पी में मिलता है, ऑप्शन सी। और हम्पी कहाँ पर स्थित है फ्रेंड? तो हम्पी कर्नाटक में अवस्थित है वर्तमान में, और विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर मतलब शिव मंदिर यहीं पर अवस्थित है। कहाँ पर? हम्पी में ही। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था शाही पत्राचार से, विदेश विभाग से, रक्षा विभाग से या वित्त विभाग से? तो दीवान ए अर्ज विभाग रक्षा विभाग से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी, सिंधु दुर्ग थी, पूना थी या फिर कोल्हापुर थी? तो रायगढ़ में थी शिवाजी की राजधानी। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया, छत्रपति की उपाधि धारण कर रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, और उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो अली हसन था, फिरोज शाह था, महमूद गावा था या फिर आशफ खान था? उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो फ्रेंड, अलाउद्दीन हसन था। ठीक है, बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन था। सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भू राजस्व प्रथा, तालुकदारी प्रथा, कुतुबशाही प्रशासन? उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सरजामी प्रथा मराठा भू राजस्व प्रथा थी, और ये मराठा काल से संबंधित तो थी ही, और इसी काल में मराठा जागीरदारों ने सरजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। निम्नलिखित में से कौन भू उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो खराज, खुस्म, खुम्स, उश्र या मुक्तई? तो देखते हैं कौन कौन करता है फ्रेंड। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो क्योंकि 1 और 3 और 4, ठीक है, 1 3 4, तो 2 नहीं करता है, बाकी 1 3 4। तो ये भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर थे खरज, उष्ण, मुक्तई। नेक्स्ट देखेंगे, किस सुल्तान ने जमीन की में फसल की नपाई का आधा राजस्व में दावा किया था? ठीक है, तो मतलब कौन ऐसा सुल्तान था तो जमीन की फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा था, मतलब ले लेता था? तो इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो फ्रेंड, अलाउद्दीन खिलजी। और ये बहुत अत्याचारी भी था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ये दिल्ली का पहला सुल्तान था सल्तनत का, जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया गया। इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था।
तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भूमि कर की दर जो है अलाउद्दीन की भांति 50% ही थी, लेकिन जहां अलाउद्दीन ने राजस्व निर्धारण भूमि पैमाइश के आधार पर किया था, वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना पैमाइश के अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारित किया था। यद्यपि इस प्रश्न में विकल्प सी और डी दोनों सही हैं, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग ने विकल्प सी सही माना है, तो विकल्प सी सही है। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? सुहारवर्दी संप्रदाय, ऋषि संप्रदाय। तो फ्रेंड ये बहाउद्दीन जकारिया सुहारवर्दी संप्रदाय से थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200 और 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया? बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, शेर शाह ने या इस्लाम शाह ने, या उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो ऑप्शन ई इज राइट आंसर। तो किसने विभाजित किया था फ्रेंड? इस्लाम शाह जो था वो शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु 1553 में हुई और इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेर शाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यही प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ई माना है। अगला प्रश्न है, जवाबित का संबंध किससे था? तो राज्य कानून से था, वंशज प्रणाली को नियंत्रण करने वाले कानून से, या टकसाल से संबंधित कानून, या कृषि संबंधित कर। तो जवाबित का संबंध राज्य कानून से था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो चांदी, चांदी, तांबा। ठीक है, तो चांदी, चांदी, तांबा याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी या फिर 15वीं शताब्दी? तो भारत में कागज का उद्योग या प्रयोग 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। और कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो चाइना में हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं से माना जाता है। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी में पेपर संरक्षित किया गया, जिसका शीर्षक पंचरक्षा है, और यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, और तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तो शेख जमालुद्दीन अल-बर्नी, मिनहाज उ सिराज या जियाउद्दीन बर्नी? तो फ्रेंड मिनहाज उ सिराज। ठीक है, आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। सभी भक्ति संतों के मध्य एक सामान्य विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया, या फिर मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया की ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, 12 मासा की रचना किसने की थी? तो अमीर खुसरो, इसामी, मलिक मोहम्मद जायसी और रश खान। तो 12 मासा की रचना
मलिक मोहम्मद जायशी ने की थी। और इनकी और भी पुस्तक है, जैसे पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, तो ये हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। अगला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलगमा प्रथा, अफगानों की आपसी। ठीक है, तो फ्रेंड उसकी सैन्य कुशलता थी। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण उसकी सैन्य कुशलता थी। और पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? तो 21 अप्रैल 1526 बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, और जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी सैन्य की जो नीति के चलते विजय श्री का उसे वरण मिला। इब्राहिम लोदी ने स्वयं को अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता के साथ संघर्ष लीन हो जाता था। अगला, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? फारसी, अरबी, तुर्की या फिर उर्दू? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, तुर्की भाषा में। अगला प्रश्न देखिए, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 में, 1531 में, 1533 में या 1536 में? तो 1532 में। अगला देखिए, निम्नलिखित में किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? तो शाह बेगम ने, हाजी बेगम ने, मुमताज महल बेगम ने या नुहरुन क्या है, मेहरुन निशा, इसमें तो नूरुन निशा बेगम लिखा है। ठीक है, तो क्या सही है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर। हाजी बेगम ने अपनी पति के लिए मकबरे का। अगला प्रश्न देखिए, हुमायूं नामा किसकी रचना है? ठीक है, तो हुमायूं नामा किसकी रचना है ये भी बताइए, और किसने की? तो बाबर ने या हुमायूं ने, गुलबदन बेगम ने या जहांगीर ने? तो हुमायूं की बेटी थी फ्रेंड गुलबदन बेगम, और इन्होंने हुमायूं नामा लिखा। ठीक है, हुमायूं नामा की रचना किस भाषा में की है? तो यह फारसी भाषा में है। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया कि बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल के विषय में जिसे कुछ भी स्मरण हो वह लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन के हुमायूं नामा की रचना भी इसी आदेशानुसार हुई थी। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्लास हमारी बहुत लंबी हो जाएगी, तो देखते हैं थोड़े क्वेश्चंस और देखते हैं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि के अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थल के नाम नीचे अंकित हैं। तो चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद, देवरा, कन्नौज, चौसा, सरहिंद। सरहिंद, देवरा, चौसा, कन्नौज, देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। मूड घुमा देगा आपका। तो फ्रेंड, सबसे पहले देवरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद। ये 4 युद्ध लड़े गए थे हुमायूं द्वारा। ठीक है, तो देवरा और चौसा, कन्नौज, सरहिंद। 1531 में उसने गोमती के तट के स्थित देवरा नामक स्थान अफगान विद्रोहियों को परास्त किया था। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। मतलब हुमायूं और चौसा के बीच हुआ। मतलब चौसा युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ, और इस युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेर शाह की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने शेर शाह की पदवी धारण कर
अपने नाम का खुतवा पढ़वाया तथा सिक्के पर अंकित करवाया? 17 मई। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया हुआ राज्य वापस दिला दिया। तो किसने ये दिलाया था? तो विजय ने। ठीक है, विजय ने हुमायूं को। आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी या इस्लाम शाह सूरी? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, शेर शाह सूरी, हजरते आला, याद रखना। अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, मनेर, सीतामढ़ी या पावापुरी? प्रयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो सासाराम में है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 2022 बीपीएससी प्री में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो अमर सिंह थे, मान सिंह थे, हकीम खान थे या शक्ति सिंह थे? तो हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा सेना प्रताप के सेनापति हकीम खान थे, ऑप्शन सी। और हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में। महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह आसफ खां के मध्य लड़ा गया था। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना ने अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की टुकड़ी के साथ हकीम खां सूर कर रहा था। राणा की सेना ने भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापा मार युद्ध का सहारा लिया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? बहलोल लोदी, शेर शाह, हुमायूं, अकबर? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अकबर। अगला प्रश्न है 56 नंबर। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1590, 1575, 1576 या फिर 1572? तो फ्रेंड 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या फिर हुमायूं? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन अकबर के समय में हुआ था। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अब्दुल कादिर अकबर, ख्वाजा निजामुद्दीन या फिर अबुल फजल? तो फ्रेंड आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन डी। और इसमें अकबर के शासनकाल की व्यवस्था का ब्यौरा दिया गया था। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, नूरजहां ने या फिर शाहजहां ने? तो फ्रेंड नूरजहां ने बनवाया था, ऑप्शन सी। कब बनवाया था? तो 1622 से 28 ईस्वी में और अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया था। यह आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित अत्यंत अलंकारिक इमारत है। यह चतुर्भुजा आकार में मकबरा बेदाग सफ़ेद संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पितरा द्यूरा संगमरमर से सोने की कीमती पत्थरों की जड़ावट तथा प्रयोग किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, परचिनकारी या पिट्रा ड्यूरा निम्न में किससे संबंधित है? तो पहला ही ऑप्शन देख लीजिए आप, दीवारों पर अर्ध कीमती
पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना या परचिनकारी या पिट्रा ड्यूरा संबंधित है। और अगला प्रश्न 61 नंबर। मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ था? तो धार्मिक कर, लगान निर्धारण का तरीका, धन कर या फिर संपत्ति कर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, लगान निर्धारण का तरीका था फ्रेंड। और अगला देखिए, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, हुमायूं ने। नेक्स्ट देखिए, दास्तान ए आमिर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो अब्दुल समद, मंसूर, मीर सैयद अली या अबुल हसन। तो इनमें से कोई ऑप्शन क्लियर नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह फारसी नायक अमीर हमजा मोहम्मद साहब के चाचा की बीतापुर कारनामों का उल्लेख करता है। तो कई लोगों ने इसका चित्रांकन कराया था, तो कई लोगों का नाम है, ठीक है, तो कोई एक नाम तो है नहीं, सभी ने कराया था, इसीलिए कोई ऑप्शन करेक्ट या तो सभी दिया गया होता वाला ऑप्शन। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश अकबर के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, दशवंत वशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राजदरबारी थे। अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या फिर औरंगजेब के। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अकबर के। अगला क्वेश्चन देखिए, 66 नंबर। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां या फिर अकबर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जहांगीर के समय अपने पीक पर थी चित्रकला। अगला प्रश्न देखिए, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेर शाह या फिर अकबर। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अकबर। यह कथन किसका था कि अकबर के शासन में इलाहाबाद 40 स्तंभ युक्त मस्जिद के निर्माण में 50,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो मनुची, टर्वनियर या फिर विलियम पिंच, अब्दुल हामिद लाहौरी, ठीक है, तो ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी विलियम पिंच। 40 साल बहुत होता है, ठीक है, तो विलियम पिंच के अनुसार इलाहाबाद में स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5,000 से 20,000 लोगों ने काम किया था। अगला प्रश्न देखिए, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? सुल्तान शमशुद्दीन, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर या सुल्तान जैनुल आबिदीन या फिर कोई नहीं या एक से अधिक। तो ऑप्शन डी सुल्तान जैनुल आबिदीन, इनको क्या कहा जाता था? कश्मीर का अकबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दो अस्पा योम सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जहांगीर ने। नेक्स्ट देख लीजिए, और तो अब रहने देते हैं। 70 प्रश्न कंप्लीट किए हमने मध्यकालीन इतिहास से, तो 71 से देखेंगे फ्रेंड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए थैंक यू।